तो स्पैनिंग सेट से हम क्या समझते हैं? स्पैनिंग सेट मैं लिखता हूँ। स्पैनिंग सेट का मतलब ये हो गया, बाय नेम इट इज क्लियर है कि हम किसी चीज का स्पैन कर सकें। जैसे कि मैंने एग्जांपल जो वीडियो में लिया है वो पंखे का ही लिया है। हाँ 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 तो पंखे में जैसे कि 3 ब्लेड होते हैं, हाँ तो जो पंखा जो स्पेस कवर कर रहा है, हाँ इसका स्पैनिंग सेट में हम अगर 2 ब्लेड को हटा भी दें तो एक ब्लेड से भी वो कवर कर लेगा। हाँ हाँ तो इसका जो मिनिमम स्पैनिंग सेट है वो 1 ब्लेड है। हाँ पर अगर 2 ब्लेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 ब्लेड से भी कर लेगा। 3 है तो भी दिक्कत नहीं है, 4 है। मतलब स्पैनिंग सेट में एक होता है मिनिमम कि इतना तो चाहिए ही चाहिए कवर करने के लिए, एंड उससे ज़्यादा भी एक्स्ट्रा भी हो सकता है। हाँ तो इतना अभी कॉन्सेप्ट रखते हैं, फिर आगे हाँ जैसे जरूरत होगी और चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो कह रहा है एस इज ए स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर स्पेस। अगर एस हमारा स्पैनिंग सेट है वेक्टर स्पेस वी का, तो हम एस के साथ एक और वेक्टर का यूनियन ले लें तो वो भी स्पैनिंग सेट होगा। एस के साथ अगर मैं और एक वेक्टर का ये ले लूं, यूनियन ले लूं, हाँ वो भी स्पैनिंग सेट होगा। वो भी होगा ना, वही मैंने कहा कि मिनिमम 1 ब्लेड है तो उसमें 2 हाँ ब्लेड हो जाए, 3 ब्लेड हो जाए, तो उतना तो करेगा ही करेगा। हाँ हाँ हाँ। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए। इस स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट इज ए जीरो वेक्टर स्पेस। अगर मेरा स्पैन करने के बाद भी एम्प्टी सेट आ रहा है तो जीरो वेक्टर होगा। हाँ ठीक है। आपने देखा था, पहले हमने पढ़ा था जीरो वेक्टर में कभी कभी 0,1 भी आ जाता है। हाँ 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 हाँ। तो एम्प्टी का मतलब तो कुछ भी नहीं हो गया ना, नथिंग। एम्प्टी का मतलब जीरो भी नहीं है। हाँ सॉरी, हाँ नहीं होगा ओके, zero. If S is a spanning set of vector V, okay, and S, ये ऑप्शन क्या होता है? माइनस। माइनस। हाँ, V must be a spanning set of V for all V. S is a spanning set of vector V, ठीक है। S से अगर मैं V हटा दूं तब भी वो रहेगा V का स्पैनिंग सेट। S is a spanning set of vector V नहीं रहेगा ना? नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मस्ट भी जो लिखा है ना ये गड़बड़ है। हाँ मतलब कि हाँ अगर इस मिनिमम स्पैनिंग सेट है तब तो नहीं होगा, बट हाँ हाँ अगर स्पैनिंग सेट से हमने भी इसमें एक्स्ट्रा मिला दिया था तो उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा है और वो हाँ एक्स्ट्रा को हटा दे तब भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाँ बोथ ऑप्शन आर ट्रू। तो मस्ट भी जो लिखा है दैट वाई इज नॉट करेक्ट। हाँ। ठीक आगे है, में स्पेलिंग मे बी स्पेलिंग से, हाँ नहीं, ये वाला यहाँ सही होगा। as a spanning set of vectors was V, then S union V may not be a spanning set of और V. अच्छा, मे नॉट बी, ये गलत है। ओके। मे नॉट बी क्यों होगा? क्योंकि एस तो स्पेलिंग सेट है ही, हाँ हाँ, तो इसके साथ मैं अगर जोड़ रहा हूँ तो मे भी हो सकता है, नहीं होगा, ही हमेशा ही होगा। होगा। तो यानी कि एक ही ऑप्शन सही है। ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। 0.5 स्पैन ऑफ एन एम्प्टी सेट इज द जीरो वेक्टर स्पेस। ये सही ऑप्शन बोल रहा है। अच्छा, ठीक है, मूव करते हैं। नहीं नहीं, इस पर एक कमेंट तो लेना पड़ेगा ना। स्पैनिंग स्पैन ऑफ एन एम्प्टी सेट इज द जीरो वेक्टर स्पेस। एम्प्टी सेट जीरो वेक्टर स्पेस। देखिए, अभी जब हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे हम्म यहाँ पे, तो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन होगा, जैसे अगर हम R2 प्लेन की बात करेंगे तो इसमें जो वेक्टर होंगे वो x, y फॉर्म में होंगे। हाँ हाँ, R3 की बात करेंगे तो x, एक्सटेंडेड, y, g के टाइप होंगे। अगर हाँ हम M2x2 की बात करेंगे हाँ तो इसमें इस तरीके का होगा। हाँ मतलब मैट्रिक्स है ये, वेक्टर स्पेस हमारा ये हो गया। हाँ ठीक है, तो इट मीन्स कि वेक्टर स्पेस डिफाइंड हुआ कि हमारा वेक्टर स्पेस है कैसा। हाँ अब यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे लिखा है स्पैन ऑफ एन इम्प्टी सेट। हम्म, अब ये इम्प्टी सेट किस चीज का है? ये R का है, R2 का है, R3 का है, या R का? पिछले वाले हमने सॉल्यूशन देखा कि वहां पर सिर्फ R की बात हो रही थी। हाँ तो R में हमारा केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाते हैं। हाँ तो एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा हो गया कि हम अगर मैथ 1 वाले टर्म बात करें तो कोई नथिंग इज देयर।
देन इसका जो जीरो वेक्टर स्पेस होगा, तो जीरो वेक्टर स्पेस में भी, लेकिन जीरो तो होना चाहिए ना। इस पर हम मोर हाँ जी। क्लियरिटी अभी हम बाद में देखेंगे, इसको अभी हम पॉइंट को ड्रॉप करते हैं, इस पर हम थोड़ा और ठीक है। क्लियरिटी देखेंगे। हाँ ओके, स्पेन ऑन एम्प्टी सेट इज द जीरो वेक्टर स्पेस। ओके, आओ ये ऑप्शन देखते हैं। let S be the set of matrices S10 0100001. Okay, consider the following statement. P statement P span S is the vector consists of only lower triangular matrices of order 2. span S के अंदर सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे वैल्यू रहेगा, हम्म, ऊपर वैल्यू नहीं रहेगा। नहीं जाएगा, ओनली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ऑर्डर 2 तो ठीक है। स्पैन एस इज अ वेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। हो हो सकता है क्योंकि देखो अगला, ये देखो इसमें क्या है, ये वन यहाँ पे है, इसमें वन यहाँ पे है। जब इसको हम कंबाइंड कर देंगे तो ये एलिमेंट हमें मिलेंगे। हाँ ये हमारे अलग अलग वेक्टर्स हैं, बट इसको अगर हम यूनियन लेंगे, इसका कंबाइंड करेंगे, तो हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ मिलेगा। हाँ तो यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है इसका हमेशा जीरो रहेगा, हाँ यहां पर हमें कुछ नहीं मिल सकता। हाँ तो ये जो होगा वो अपर ट्रायंगुलर बन रहा है ना, हाँ लोअर ट्रायंगुलर नहीं बनेगा, अपर में एलिमेंट है ना। तो हाँ। अच्छा, ओनली, इसको तीनों को जोड़ के सोचना पड़ेगा। हाँ मतलब ये समझ लो कि ये स्पैनिंग सेट है। हाँ 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 तो स्पैनिंग सेट है, तो अगर हम इन तीनों से अगर एक्सप्लोर करेंगे मैट्रिक्स 2x2 को, स्पेन करने का मतलब ये होगा कि हम इसमें कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके जोड़ें, या इनको एडिशन कर दें, स्केलर मल्टीप्लाई करके जोड़ें, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो समथिंग दिस टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा। हाँ 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 हाँ। यहाँ वाला हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। नहीं नहीं। तो दैट शुड बी ऑलवेज द अपर ट्रायंगुलर। हाँ हाँ हाँ, अपर ट्रायंगुलर होगा। अच्छा हाँ ठीक है। सेकेंड आर है इज द वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हाँ, and span S vectors consist of only scalar matrix of order 2। वेट 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 वेट, यहाँ पर ध्यान दो। ऑल द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। नहीं, only square matrices of order 2। S वाला ठीक होगा शायद, मुझे लग रहा है, नहीं नहीं, क्योंकि इसका all square matrix मतलब तो और भी different type of square matrix हो सकता है। नहीं, ऑल मतलब ये हो गया कि आपके चारों एलिमेंट मिलने चाहिए चारों प्लेस पे। आपको सिर्फ इस तरह का एलिमेंट मिलेगा, यहाँ वाला एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं आएंगे, हाँ समझ गए। अच्छा ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब M2x2 का मतलब कि उसमें सारे एलिमेंट आ जाए ना, ये यहाँ यहाँ है, चारों एलिमेंट है, कुछ भी बना सके। हाँ तो हाँ। वो चीज़ नहीं बन पाएगा ना, आपका यहाँ वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हाँ, नीचे वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये चीज नीचे वाला होगा only scalar मैट्रिक्स होगा। इज द वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ओनली स्केलर। हाँ यहाँ वाला भी तो मिल रहा है, स्केलर में हमारा केवल डायगोनल होता है ना, हाँ स्केलर भी नहीं होगा ना। ओनली स्केलर कैसे होगा, देखो ओनली स्केलर का मतलब ये हो गया कि आपका जो है स्केलर में यहाँ, स्केलर छोड़ के बाकी जीरो है। हाँ बाकी जीरो है, और यहाँ पर सेम नंबर हो। अगर आप इसको ऐसे करोगे कि यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 0 से कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 0 3 0। हम्म, तो ये हमारा स्केलर नहीं है, तो डिफरेंट हो गया ना 2 3 डायगोनल हाँ एलिमेंट। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो ओनली स्केलर नहीं है, स्केलर मिल सकता है बट ओनली स्केलर नहीं है। हम्म, तो हमारा तो सही, सेकंड में से क्यू क्यू सिर्फ सही हुआ है। ओके, 1 सही है बस। हाँ, S is a basis of R2। What is the cardinality of S? बेसिस मतलब
थोड़ा सा बेसिस मतलब है मेरा जो बेसिस में भूल गया। ठीक है, स्पैनिंग सेट समझ गए? हाँ स्पेलिंग सेट समझ गया। स्पैनिंग मिनिमम सेट, स्पेलिंग सेट, मिनिमम स्पेलिंग सेट ही बेसिक होता है क्या? हाँ, मिनिमम स्पैनिंग सेट और मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट। हाँ तो R2 का मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट 2 होगा और अम, यहाँ पे इसका मिनिमम स्पैनिंग सेट देखिए, R2 का मतलब x कामा वाई हो गया, हाँ तो इसका अगर हम स्पैनिंग सेट बनाएं तो 1,0 एंड 0,1, हम्म, यही दो इसमें वेक्टर चाहिए, इससे हम इसे किसी भी एलिमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ अगर हमें मान लेते हैं 5,6 चाहिए तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 करके जोड़ दो। ठीक है, अगर हमें हाँ चाहिए 0,8 चाहिए तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 8 से करके जोड़ दो। हाँ अगर हमें चाहिए 5,0 चाहिए तो इसमें 5 से इसमें 0 से करके जोड़ दो, तो कोई भी चाहिए तो हमें मिल जाएगा। तो हाँ ये इसका बेसिस हो गया, और इसी की जो कार्डिनलिटी है वही हो जाता है बेसिस हो गया, और इसी कार्डिनलिटी जो होती है वो हो जाता है बेसिस, और इसका स्पैनिंग सेट हो गया, और इसी कार्डिनलिटी जो होती है बेसिस हो जाती है। अच्छा नहीं 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 नहीं, ये बेसिस हो गया, और इसकी जो कार्डिनलिटी होगी उसका रैंक हो जाता है। तो इसका जो है बेसिस हो गया, इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा 2। हम्म, ओके, और मैं क्या कर रहा था, एस इज द बेसिस ऑफ R2, हाँ, R2 में इसका वाई है, और ये हो गया इसका, हाँ, मिनिमम स्पैनिंग सेट और मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट। तो इसमें हाँ ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है, हाँ इस एलिमेंट से इसको नहीं आप निकाल सकते, हाँ और इससे इसको नहीं निकाल सकते। लेकिन इसके अलावा तीसरा कोई भी आएगा तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तीसरा कुछ भी आप रखोगे, 1,5 रख लो, 1,0 रख लो, 2,0 रख लो, वो इंडिपेंडेंट है, उसको आप इससे निकाल लोगे, वो डिपेंडेंट हो जाएगा, सॉरी ये इंडिपेंडेंट है। हाँ तो R2 में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट 2 हो सकते हैं, हाँ 2 हो सकता है। तो इसलिए इसकी कार्डिनलिटी 2 हो जाएगी। हाँ ठीक है। Let S equal to 1 to 1 3 span S equal to Rn, then find the value of n. तो अगर मैं इनको स्पैन करूं तो कितना वैल्यू आएगा? तो ये करने के लिए आपको जो है, हम्म, ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, इसको आप मैट्रिक्स में लिख के इस पर RREF लगा लो, आप देख लो कि हमको जो है यूनिक वेक्टर कितने मिल रहे हैं। अच्छा तो जैसे अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हाँ हमारा ये 1 1 1 हो हो जाएगा, जाएगा। एंड इसको डबल करके ऊपर माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। हाँ तो हमें ये मिल गया। दो, देन 2 ही होगा हाँ इनका वैल्यू। हाँ, ठीक है समझा। तो मैट्रिक्स बना के फिर रेफ लगा के इंडिपेंडेंट रो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक मिनट कॉल, हेलो, हाँ, तो हम कहाँ पे थे यार, एक मिनट, इसमें थे ना, ये थे, तो ये हो गया। हाँ ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ let S be the set of matrices S1 0 0 0 1. Consider the following statement: span S is the vector space containing of identity matrix of order 2. हाँ identity matrix of order 2. Span S is the vector set consists of only diagonal matrix of order 2. देखो, पहला वाला, पहले ऑनली पे प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। पहले पहले वाले का बताओ, पहला। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो ठीक है, मगर ऑनली पे पूरा थोड़ा सा डाउट आ रहा है। हाँ, तो ये पूरा आप ध्यान दो, ये ओनली पे डाउट आ रहा है, तो कह रहा है कि इज द वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग द ओनली द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। स्पैन एस की बात कर रहा है, एस की बात नहीं कर रहा है। हाँ
स्पैन एस, तो स्पैन एस का मतलब हम इसके स्केलर करके मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। वही में हाँ करो, इसमें 5 से कर दो और इसमें 3 से कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5003। हाँ, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा ना। हाँ, ओके, क्यों बताओ। हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट में सिमिलर वैल्यू रहता है ना। सिमिलर नहीं, वन। वन रहता है, वन रहता है। हाँ, तो ये गलत है। हाँ, सेकंड बताओ। डायगोनल मैट्रिक्स में भी सेम वैल्यू रहता है, तो यहाँ पे भी ओनली डायगोनल पे प्रॉब्लम होगा। नहीं 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 नहीं, अब डायगनल। डायगोनल में वैल्यू, नॉन डायगोनल में वैल्यू नहीं रहता है। हाँ, ओनली डायगनल में वैल्यू रहेगा और कुछ भी हो सकता है। हाँ तो यहाँ पे अब जब भी वैल्यूज आएंगे डायगनल में ही आएंगे, क्योंकि आपका जो यूनिट है वो तो डायगनल में ही है, बाकी तो सब हाँ जीरो है। हाँ तो ये ऑप्शन सही है आपका। हाँ, ये वाला सही हो जाएगा। Is the vector space consist of all the square matrices of order 2? No. हम्म, Only the scalar matrix of order 2? Yes. नहीं, फिर गड़बड़ हो गया। ओनली स्केलर का मतलब कि आप स्केलर में डायगनल सेम होता है। अब यहाँ पे देखा आपने, डायगनल सेम है। नहीं। नहीं। अच्छा। और स्केलर में क्या होता है कि वो आपका डायगनल सेम होता है, यहाँ भी 5 होता तो 5 5 होता, 3 3 होना चाहिए। क्योंकि हम स्पैन में कहते रहे कि इससे अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें हाँ बी कर हाँ, सकते हो, इसमें ए कर सकते हो। तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ठीक है। Consider the following set of vector S: 1 1 minus 1 1 1 1 0 1 2 0 2. Consider 5. Consider set of correct option. The set 1 1 minus 1 minus 1 1 1 0 1 2 is not a basis for R3. अच्छा, तो इसको करने के लिए आपको क्या रो एचलॉन फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा। तो 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 एंड 0 हाफ 0। हाँ, तो इस पे करो। जीरो हाफ जीरो पे हम लोग 2 से 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। बढ़िया। हाँ, तो अभी इसको माइनस आ, कर दो, ये 0 हो हाँ, जाएगा, ये 0 हो हाँ, जाएगा। ये जीरो हो जाएगा। अभी इसको जोड़ देंगे, सेकेंड रो को जोड़ देंगे फर्स्ट रो के साथ, तो ये भी जीरो हो जाएगा। पूरा एक रो मेरा जीरो हो गया, और मैं रो को स्विच कर दूंगा, लास्ट वाले को समझ ऊपर गया, लेके जाऊंगा। हो गया हो और गया हो गया, अभी हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसमें आगे करो नहीं चलना, आपको मिल गया, 2 लीडिंग एंट्री मिली आपको, हाँ हाँ, दो लीडिंग एंट्री मिल गया। तीसरा नहीं मिला, इसमें सारा 0 हो गया ना ये। हाँ तो 2 लीडिंग एंट्री मिली, तो इज नॉट ए बेसिस ऑफ R3। R3 का बेसिस नहीं, R3 के लिए आपको 3 लीडिंग एंट्री चाहिए। हाँ, तो इज नॉट लिखा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है द सेट जीरो इज द बेसिस फॉर R3। तो इसको मैं अगर लिखूं 0 1 2 0, उसके बाद है 0 1 माइनस 2 1 0। हाँ हाँ, आपको आगे जाना ही नहीं है। R3 का जो आपका बेसिस होगा, हाँ उसमें मैक्स टू मैक्स 3 एलिमेंट हो सकते हैं। हाँ 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 इसमें तो 4 हो गया, तो एक तो डिपेंडेंट हो ही जाएगा। हाँ, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक R3 है। में मैक्सिमम 3 हो सकता है। हाँ, द सेट दिस इज द बेसिस ऑफ R3। 1 1 माइनस 1 1, उस टेस्ट को मैं 0 1 0 लिख सकता हूँ। 0 1 माइनस 2। नाउ अगर मैं ये 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, दोनों से 1 1 माइनस कर सकता हूँ। हाँ, ये 0 हो जाएगा। हाँ, ये वाला भी 0 हो जाएगा। अभी ये 1 हो जाएगा। यहाँ हाँ, ये 1 माइनस। हो जाएगा। मैं 2 से माइनस 2 से करूँगा तो 1 हो जाएगा। ऊपर वाला भी 1 हो जाएगा। हाँ, अब मतलब हो गया, आपको तीन तीन लीडिंग एंट्री मिल जाएगी। यहाँ हाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई। हाँ तो बेसिस ऑफ R3, हाँ होगा। तो सही ऑप्शन 1 एंड 3 हो गए। हाँ हाँ,
consider the set of vector 1 2 1 2 3 3 in R2 चारों दिया है, ये बोल रहा है ये R2 पे है। चूज द सेट ऑफ करेक्ट एक्शन, द सेट 1 2 1 2 3 1 इज द बेसिस फॉर R2। ना, ये गलत होगा। इसमें 3 हो गया ना। हाँ, 3 हो गया, तो R2 में नहीं जाएगा ना। R2 में जाएगा, बट बेसिस का मतलब होता है मिनिमम स्पैनिंग सेट। हाँ, मिनिमम यहाँ 2 से ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ना, अगर 2 होगा भी तो एक एक्स्ट्रा हो रहा है। 1 2 3 1 1 2 3 1 को अगर मैं लिखूं और मैं अगर नीचे ऊपर वाला R3 माइनस R1 करूं। या इसमें से डबल ट्रिपल करके इसको जोड़ दो। हाँ, ट्रिपल करके जोड़ देता हूँ तो 3 इधर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो 6 माइनस 1 7 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। एंड दो स्पैनिंग सेट आपको मिल जाएंगे, 2 यूनिट मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 2 ये इंटू करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। 3 1 and 1 3 3 1 and इसको मैं जोड़ दूंगा तो रीडिंग एंट्री 0 0 आ जाएगा। तो अगर माइनस करूंगा, ये भी हो जाएगा, हाँ हाँ ये भी हो जाएगा। हाँ, तो आपका बी एंड सी। choose the set of correct option if A is a subset of S of R2 containing only two element, then S is a basis for R2। अगर 2 एलिमेंट है तो बेसिस होगा, मगर फिर गड़बड़ कर रहे हैं। if a subset of S is a of R2 contain two element। सबसेट ऑफ एस नहीं है, सबसेट एस है। हाँ, सबसेट S अब R2 contains only two element, दो एलिमेंट है। हाँ, तो 2 एलिमेंट ये होना चाहिए कि दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 2 हो और दूसरा आपका जो है 2 4 हो, हाँ, तो ये नहीं कर पाएगा ना स्पैन, नहीं, क्योंकि आप इसमें करोगे तो एक लाइन पूरी 0 हो जाएगी। हाँ 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 तो अगर उसमें केवल 2 एलिमेंट है तो हम नहीं कह सकते कि वो बेसिस है कि नहीं। वो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि उसमें दोनों लीडिंग एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमें एक्स एंड वाई में मिल रहा है कि नहीं। इसमें तो सेम नंबर है, वो तो एक ही लाइन पे आ जाएगा, तो फिर R2 कहाँ एक्सप्लेन हो पाएगा। हाँ। If a subset of S is R3 containing only one element, then S can never be the basis of R3। ये तो सही है। हाँ, If a subset of S R contains only one non-zero element, then S is a basis of R। if a subset of R contains only, हाँ, तो ये भी हो सकता है क्योंकि एक एलिमेंट है, मेरा एक ही एलिमेंट R1 का सेट है, तो ये भी तो हो सकता है। सही। हाँ, इसे मान लेते हैं 5 है, तो हाँ। 5 से डिवाइड कर दिया, हमें 1 मिल गया। अब 1 से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, 1 से 5 निकाल सकते हो, 6 निकाल लो, 7 निकाल लो, 0 निकालना तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो ये सही है। If S and S2 are two bases of R3, then S1 equal to S2। एक मिनट होल्ड करना जरा। हाँ हाँ,
हाँ चलिए। Last one. हाँ S1 and S2 are two bases of R3. हाँ Then S1 equal to S2. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि S1 और S2 two bases of R3 हो सकता है with different set of matrix, right? मैट्रिक्स नहीं, R3 का मतलब ये हो गया कि एक्स वाई जेड, ऐसे आप इमेजिन करो। ओके, तो कह रहा है कि अगर हमारा जो बेसिस है, दो बेसिस है S1 और S2 जो है R3 के बेसिस हैं, तो वो कभी बराबर कैसे होंगे? वो तो फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। हाँ तो अगर बेसिस तो हमारा कभी बराबर हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो? अच्छा, नहीं नहीं, नहीं ये तो दो सेपरेट बेस है दो, ना। अच्छा दो दो सेपरेट बेसिस हैं। ओके ओके, तो वो दोनों जो होंगे, जैसे अब दो सेपरेट बेस का मतलब ये होगा कि दोनों बराबर नहीं होंगे, बट दोनों डिपेंडेंट हो सकते हैं, S1 से S2 पर निकाला जा सकता है। जैसे हमारा इसका बेसिस है R2 का लिए हमारा हो गया 1,0 एंड 0,1, लेकिन हमारे पास अगर है 1,2 एंड 1,4, तो ये दोनों अलग अलग हैं, बट हम इससे इसको निकाल सकते हैं। हाँ तो S1 इक्वल टू S2 कहना गलत होगा। हाँ तो दो B एंड C सही ऑप्शन होंगे। हाँ हाँ। Let V be the subspace of R3 defined as follows: V equal to XYZ, X equal to Y minus Z, and XYZ is an element of R. Okay, choose the correct set of option of the following: 1 1 0, 1 0 minus 1, linearly independent of set V. पहले हमें ये चेक करना होगा, यहाँ पे दो चीजें हैं कि तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, दूसरा सेट ऑफ V है कि नहीं। तो सेट ऑफ V के लिए पहले तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, हाँ तो V का सेट होगा। दूसरी बात तब होगा तब हम ये दो सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। इसके लिए x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, तो ये हो रहा है x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। हाँ ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, ठीक है, ये हो रहा है सेट ऑफ V। अब हम देखते हैं कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इंडिपेंडेंट के लिए हम इसका रो एचलॉन फॉर्म कर लेंगे, 1 0 एंड -1। तो हमें दिख रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें हमारा Z 0 है और ये इसमें Z में एलिमेंट है, तो कभी भी हम इससे इसको नहीं निकाल पाएंगे ना। सर ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा नहीं, या ये पहले मैंने ये देखा हाँ ये x इक्वल टू y माइनस z हो रहा है क्या? हाँ x इक्वल टू y माइनस z हो रहा है दोनों में। हाँ, उसके बाद उसका रो एक्लम फॉर्म देखने के लिए मैट्रिक्स लिखा, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लो, अब इसमें कर लो आप, इसमें से 1 ये वाला माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। अब 1 से ये कर देंगे तो ये 1 1 हो जाएंगे, ये 1 1 हो जाएंगे, और इसको माइनस कर दो, ये 1 1 हो जाएंगे। तो आपको मिल करके दो लीडिंग एंट्री मिल गई ना। हाँ दो लीडिंग एंट्री मिल गई, मतलब कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। हाँ वैसे भी अगर आप इसको देखो, डिपेंडेंट का मतलब कि आप एक से दूसरे पर पहुंच सकते हैं कि नहीं। इसमें x y है और इसमें x और z है, तो आप कभी भी इससे इस पे या इससे इस पे नहीं जा सकते। नहीं, तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, देखने से ही लग रहा है। हाँ तो ये ऑप्शन रो 3 वाला एक इंडिपेंडेंट होगा, ये दो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर मैं x y z के हिसाब से सोचूं, हाँ। तो y डिपेंडेंट है z पे। देखो 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 देखो, अभी आप मैं गलत लाइन पे चले गए। ये जो आप कह रहे हो, ये आप वेरिएबल की बात कर रहे हो कि जो x y और g दोनों तीनों वेरिएबल है, उनमें चले गया। अच्छा अच्छा, मैं उनमें नहीं जा रहा हूं, मैं वेक्टर में कह रहा हूं। हाँ ठीक है। तो इस वेक्टर से इस वेक्टर का मतलब, वेक्टर का मतलब कि ये एक लाइन है आपकी 1 1 0, और ये एक अलग लाइन है जो x और j में है, इसका y पार्ट 0 है, इसमें x एंड y है, z पार्ट 0 है। तो इस लाइन से आप इस लाइन पे नहीं जा सकते, वो इंडिपेंडेंट है। हाँ तो ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। ये आप जो कह रहे हो एक्स वाई जी है, वहां पर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात होती है। हाँ और वहाँ वो इक्वेशन जहाँ होगा वहां बात, यहाँ पर वेक्टर स्पेस है तो हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर्स ये अलग चीज है।
यहाँ पर इसको आप एज ए होल देखोगे, इसको एज ए होल देखोगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट करता हूँ 1 1 0 माइनस 1 0 1 1 इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ सेट वी। और अगर मेरा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो पहले मेरा पहला ऊपर वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं सही होता है या पहले इसको मैट्रिक्स निकालो, रेगुलर फॉर्म से निकालो। हाँ इसमें कह रहा है कि इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वी। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब कि आपको 3 वेक्टर है तो 3 लीडिंग एंट्री मिलेगी। हाँ तो करके देख लो। हाँ, तो अगर मैं ऊपर से माइनस करूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ पे 0 हो माइनस। जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाँ तो अभी आप इसको ऐड कर दोगे तो एक आपका 0 हो गया। हाँ एक 0 का मतलब आपको एक 2 ही एंट्री मिलेगी। हाँ। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 0 1 1 1 0 -1 is a spanning set of V. X equal to y minus नहीं, ये तो स्पैनिंग सेट मुझे लग रहा है नहीं होगा। पहले तो ये देखो कि ये है x = y - z है नेक्स्ट वाला नहीं है। नहीं है। है ना। हाँ अब इसका स्पैनिंग सेट है कि नहीं वो जानना है। हाँ ओके, तो स्पैनिंग सेट के लिए हम ये देखेंगे कि इसमें जैसा कि आप देख रहे हो x = y - z है, मतलब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 है, y और z। x आपका डिपेंडेंट है, हाँ या फिर आप किसी भी टर्म में कर सकते हो, y को भी डिपेंडेंट कर सकते हो, x + z हो जाएगा। मतलब इंडिपेंडेंट आपके 2 हैं। हाँ तो इन दोनों का आपका अगर वो करते हो रो एचेलॉन फॉर्म में तो आपको 2 मिलना चाहिए, वो लीडिंग एंट्री। 2 लीडिंग एंट्री मिल रही है मतलब हो जाएगा। अच्छा तो 2 लीडिंग एंट्री मिल रही है ना, हाँ तो ये आपका स्पैनिंग सेट है। अच्छा हाँ मतलब इस कंडीशन को भी फुलफिल करना, 2 लीडिंग एंट्री मिल गई मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। और ये 1 1 0 is a static set of V. अगर मेरा y माइनस z होगा तो 1 होगा, तो ये तो है। स्पैनिंग सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास 2 फ्री 2 लीडिंग एंट्री हैं, 2 वेक्टर आपके पास होने चाहिए। हाँ यहां से आप जब भी निकालोगे 1 1 0 से तो आपको क्या मिलेगा, या तो 2 2 0 मिलेगा, या 3 3 0 मिलेगा, या 4 4 0 मिलेगा। हाँ आप अलग अलग डायमेंशन में नहीं जा सकते कि x का वैल्यू कुछ हो, y की वैल्यू कुछ हो। हाँ हाँ तो ये गलत है। ठीक तो सही क्या हुआ? सेकेंड एंड थर्ड। हाँ ठीक है। ठीक है। नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड सही हुआ। 1 1 0 1 0 1 is a linear independent of set V. ये स्पैनिंग सेट ऑफ वी है तो सही है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो ये तो सही हुआ था ना फर्स्ट। हाँ और ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट, ये हमारा एक 0 हो गया था ना पूरा। हाँ हाँ हाँ, तो फर्स्ट एंड थर्ड ही तो हमने कहा था। ये इसमें हमने किया था रो एचेलॉन, तो एक 0 हो गया था ना पूरी लाइन। हाँ हाँ हाँ। Let V and W be a vector spaces which are defined as follows: V equal to xy, y equal to mx, where m not equal to 0, x, y, m are element of R with usual addition and scalar multiplication in R2. W x y x equal to 0 with usual scalar multiplication एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन R2। ठीक है, तो अगर मेरे पास वेक्टर xy है जहाँ पे y इक्वल टू mx है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सेट 1m 1 by m is a linear independent of set V। ये वाला मुझे समझ में नहीं आया।
तो इसमें कह रहा है कि आपका y जो होना चाहिए वह m इंटू एक्स होना चाहिए। तो देखो y जो है आपका m इंटू एक्स है, m में 1 से करेंगे आ गया, यहाँ y 1 इज इक्वल टू 1 अपान m इंटू एम करेंगे तो ये भी आ गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स है। y इक्वल टू mx कैसे हो रहा है ये? अगर 1m है 1/m कैसे हो रहा है? देखो इसमें x क्या है, ये है, y ये है, हाँ तो y यानी कि m इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, तो हो गया ना। अच्छा यहाँ पर ये x है, ये y है, तो 1 इज इक्वल टू m इंटू 1 अपान m, तो हो गया। अच्छा हाँ हाँ हो गया, हाँ ठीक है। ओके। अब आओ दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अच्छा, इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, मैं आपको इजी तरीका बताता हूं। यहां पर देखो कह दिया आपका को y इज इक्वल टू एम एक्स है, यानी कि आपका फ्री वेरिएबल एक ही है, एक आपका डिपेंडेंट हो गया। x आपने अगर 1 कर दिया तो y आपका m होना है, x 2 कर दिया तो ये 2m होना है, मतलब एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। तो आपका फ्री वेरिएबल एक है, तो आपको जो है लीडिंग एंट्री एक ही मिलेगी, क्योंकि R2 प्लेन है ना, तो लीडिंग एंट्री एक ही मिलेगी, मतलब इसमें जो इंडिपेंडेंट सेट होगा वो एक ही होगा, एक के बाद जैसे ही दूसरा वेक्टर आएगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा बात समझ में आई। थोड़ा बहुत। लीडिंग एंट्री 1 मिल रही है, मतलब लीडिंग एंट्री 1 मिल रही है, कहने का मतलब कि आपका जो बेसिस होगा उसमें एक ही वेक्टर होगा, हाँ दूसरा वेक्टर आते ही वो डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ समझ नहीं आई। हाँ तो जैसे 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 हम एक्स वाई के टर्म में लेते हैं, अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं, तो हमने 1 कामा m ले लिया, हम कह रहे हैं कि ये दोनों डिपेंडेंट है, कहने का मतलब कि एक से दूसरे पे जाया जा सकता है। हाँ तो जैसे अब यहाँ पर x के ऊपर 1 अपान m आ गया, तो अगर हम 1 अपान m से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये 1 वाला हमारा 1 अपान m हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ तो ये इसका स्केलर हो गया ना, हाँ ये इसका स्केलर वर्जन हुआ, हाँ 1 अपान m से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ हो गया। हो गया ना। तो ये तो आपको ऐसे मिला। दूसरा आप ऐसे समझो कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो R2 है, हाँ तो R2 में जो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट कितना हो सकता है, 2। हाँ उस 2 में भी हमारे 2 तब होगा जब दोनों x एंड y फ्री हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हैं, बट यहां पर तो y आप ऑलरेडी डिपेंडेंट हो गया x पे, तो हमारा अब फ्री क्या रह गया, फ्री एक ही रह गया ना। हाँ तो हमारा जो बेसिस होगा उसमें एक ही एलिमेंट काफी है, एक ही वेक्टर काफी है पूरे वेक्टर स्पेस के लिए, 2 वेक्टर नहीं चाहिए। हाँ तो यहां पर 2 का मतलब वो डिपेंडेंट हो गए, तो इंडिपेंडेंट नहीं रह गए। हाँ ओके, सेकंड, 1m minus 1 is a spanning set of V। हाँ हाँ स्पैनिंग सेट अलग है, स्पैनिंग सेट में मतलब कि उसमें एक से ज्यादा भी हो सकता है, हाँ बेसिस करेंगे मिनिमम स्पैनिंग सेट, हाँ तो ये तो सही है। तो 1m is a linear independent set of V। अभी linear independent 1 minus m is a linear independent set of V। अगर मेरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 है तो एक डिपेंडेंट है, तो इसमें इंडिपेंडेंट मैक्सिमम एक ही हो सकता है। हाँ तो अगर मैं ऑप्शन लास्ट दोनों देख रहा हूँ तो देखने के मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वाला होगा क्या, लास्ट बार वेट जो वेट वेट वेट, आप लास्ट में जाओ, इसी पर हो ना, आप लास्ट बाद में देखो, पहले इसको देखो। 1m इज द लीनियर इंडिपेंडेंस है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स है कि नहीं हाँ है, नहीं है तो y इक्वल टू mx कैसे होगा ये, क्योंकि ये m हाँ m इंटू 1, अच्छा हाँ 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 सॉरी mx है, y इक्वल टू mx है ना। अब मैंने कहा कि इसमें मैक्सिमम इंडिपेंडेंट एक ही होगा, क्योंकि एक तो डिपेंडेंट हो गया है, तो एक वेक्टर है तो इंडिपेंडेंट है।
एक वेक्टर कैसे डिपेंडेंट हो सकता है? आप ये भी सोचो कि कम से कम एक वेक्टर है तो किस पे डिपेंडेंट होगा? ये तो खुद अपने आप में तो इंडिपेंडेंट ही रहेगा ना ये। हाँ 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 तो ये तो सही है ना फिर। हाँ डिपेंडेंट का मतलब कम से कम दो तो होना चाहिए। हाँ, डिपेंडेंट में एटलीस्ट दो तो होना ही चाहिए। हम्म। तो ये नीचे वाला भी देन करेक्ट होगा। हाँ ये भी करेक्ट है। हाँ, 01 02 linear independent of set W, W equal to x2 x equal to 0। डब्लू क्या है? देखो डब्लू जो है यह है कि एक्स वाई है, जहां पर एक्स आपका जीरो है, ये अलग है। हाँ, x equal to 0 है। हम्म। तो अगर मेरा ये x equal to 0 प्रो ये कर रहा है, हम्म। 01 02 is a linear independent set of W। नहीं है, क्योंकि आप जीरो वन में डू से मल्टीप्लाई करो, जीरो टू मिल जाएगा। जब एक्स आपका जीरो हो गया मतलब आपके पास सिर्फ फ्री वेरिएबल एक ही है ना, वाई ही आपका फ्री है, तो हाँ आपका मैक्सिमम इंडिपेंडेंट तो एक ही होगा फिर। वैसे भी आप यहां पे देखो, जीरो वन में दो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो टू मिल जाएगा, तो ये तो डिपेंडेंट हो गए ना दोनों। हाँ हाँ हाँ। थर्ड ये वाला। The set 01 is a linearly independent set of W। हाँ, एक ही होगा, उस वहाँ पे 01 ही है। हम्म। x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 हो रहा है। सेट ऑफ 05 इज a spanning set of W। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा और ये देखना पड़ेगा, मतलब वो क्या बोलते हैं, थ्योरी देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको जहां समझ में जो चीज नहीं आ रही है, आप अपने क्वेश्चन सही से रखोगे तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप पूछो, तो पूछने हाँ से क्या है कि आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। आप देखोगे फिर समझोगे वो डबल टाइम स्पेंडिंग। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पॉइंट आपको नहीं क्लियर हो रहा है, आप पूछो उसको कि हाँ ये चीज मुझे थोड़ा कम समझ में आया, तो उसको मैं और अच्छे से बता दूंगा। ये सेट 01 जो लास्ट ऑप्शन है, हम्म। जो 1 2 3 4 5 6 वाला ऑप्शन है, 01 इज ए लिनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ W। हम्म। यहाँ पे मैं 01 को लिनियर इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ क्योंकि x इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, जो कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहा है। नहीं 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 नहीं, देखो आप टर्मिनोलॉजी समझो। x इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया कि ये जो है इस वेक्टर स्पेस का पार्ट है। हाँ ये हुआ, इंडिपेंडेंट वाली बात नहीं हुई। ये हुआ कि x जीरो है मतलब कि हाँ इस वेक्टर स्पेस में फिट हो रहा है, ये चीज है। अब आती है सेकंड बात कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, वो बात। हाँ, तो इंडिपेंडेंट देखने के लिए मैं क्या क्या करूँ इधर? देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने आपको सिंपल अभी सीधा सीधा समझा। आपको कहीं कुछ आपने कुछ कैलकुलेशन पढ़ रखी हो, समझ रखी हो, वो मत समझो। जो मैं आपको सीधा बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट का मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ जैसे यहां पर y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो यहां पर इंडिपेंडेंट क्या है? x है। हाँ x की वैल्यू डिसाइड होते ही y की वैल्यू फिक्स हो गई, हाँ तो y आपका डिपेंडेंट है। हाँ तो वैसे ही जैसे हमने कहा यहां पर 01 और 02 दो वेक्टर हैं, हाँ तो यहां पर इंडिपेंडेंट एक ही हो सकता है, दूसरा वेक्टर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 01 को इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं तो 01 से 02 आ जाएगा, आप तो दो से हाँ मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसको इंडिपेंडेंट करें 02 को, तो 02 से 2 से डिवाइड कर दो तो 01 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि एक ही वेक्टर है। एक ही है। हाँ, द सेट 05 इज ए स्पैनिंग सेट ऑफ V। हो सकता है W। W हो सकता है। हाँ, क्यों हो सकता है? पहले तो ये इसमें x जीरो है, वेक्टर स्पेस का पार्ट है। हाँ दूसरा स्पैनिंग सेट का मतलब कि उससे हम उसके सारे वेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सके, तो हाँ हम कर सकते हैं। अगर हमें 0,1 चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दो, 0,2 चाहिए तो 2/5 से डिवाइड कर दो हाँ, ना। ये भी सही है। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन सही है। हाँ ठीक है। ठीक है। तो जहां भी अगर आपको समझ में नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वहां पर अपने क्वेश्चन को पूछो और यहीं पे क्लियर कर लो, किल कर लो। कहीं कोई डाउट है तो अब उसको पेंडिंग रख के फिर आप थ्योरी देखोगे, उसमें डबल टाइम वेस्टिंग है। ओके। Match the vector space of usual scalar multiplication, vector addition,
M3 cross 3 R is a column A and the basis in the column B in table input. Okay, ये कॉलम A है, ये कॉलम B है, ये 0 x y 0 0 is x plus y equal to 0, x plus y equal to 0. देखो ये आपका जो है मैट्रिक्स है जो भी है और ये इसका बेसिस है। तो आपको ये देखना है कि ये चीज़ किससे इनलाइन हो रही है, मतलब कौन सा बेसिस से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसके इनलाइन कौन है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रो एचलॉन फॉर्म करते हैं। अच्छा, तो रो एचलॉन अगर फॉर्म करें तो y माइनस ए कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, y से डिवाइड कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। हाँ x से डिवाइड कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। हाँ और x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। हाँ और x से डिवाइड कर देंगे, ये भी 1 होगा। हमें 3 लीडिंग एंट्री मिल गई। हाँ। ओके, तो ऐसा कहीं पे है? ऐसा कहीं पे नहीं है। 1 मिनट, 1 2 3 ये तो नहीं है। लास्ट वन में हो सकता है। देखो मैच द वेक्टर स्पेस विद द यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन एज एन एम इन कॉलम ए विद द बेसिस इन कॉलम बी। ठीक है, तो 3 नंबर हो सकता है। ये नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 1 है ना, तो हाँ 1 को ऊपर माइनस करेंगे तो एक 1 मिल जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे, सेकंड खत्म हो जाएगा, तीनों लाइन में मिल जाएगा। हाँ हाँ, तो इसका 2 हो गया। 2 हो गया। A2 हम्म, A is element of M3 cross 3 R is a diagonal matrix. Okay, and the sum of the diagonal is 0. Sum of the diagonal 0 है, मतलब ये भी 0 होगा, 0 मैट्रिक्स ही होगा, मतलब डिटरमिनेंट 0 होगा। x plus y equal to 0 है। नहीं, सम ऑफ डायगोनल 0 का मतलब डिटर्मिनेंट 0। आप डिटर्मिनेंट की बात ही नहीं हो रही, डिटर्मिनेंट पर कहाँ पहुँच गए आप। ये बात हो रही है कि आप इस जो मैट्रिक्स की बात हो रही है उसका समझो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ तो मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब कि इसमें डायगोनल में एंट्री होंगी, बाकी 0 होगा। हाँ तो अगर ये x है तो ये 0 हो गया, और ये y हो गया, तो आपका थर्ड एलिमेंट एंट्री जो होगी वो x माइनस वाई होगी, नहीं माइनस एक्स माइनस वाई होगी, तभी तो 0 होगा। एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। समझ में आया? अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ, समझ में आया। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है? ये नंबर 2 टू तो इससे हो गया, हो गया। उसके बाद और 2 भी नहीं होगा। 2 का कैसे होगा? आप सम करो तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, -1 हो रहा है। तो ये यहाँ पे देखोगे, अगर इनको हम सम कर देते हैं, ये -1 है, ये 1 है, और ये 1 है। एंड ऊपर वाला, 1 मिनट, ऊपर वाला देखें, तीनों 0 है। ये दो करेंगे। अगर x पे इधर है ही नहीं कुछ। यानी ये डायगोनल टोटल 0 है ना। हाँ हाँ ओके, एंड इसमें नहीं होगा ना, इसमें -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ 1 हो रहा है और यहाँ 1 हो रहा है। तो इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता? यहाँ पे 2 एंट्रीज, 2 रो। देखो -1 अगर जोड़ेंगे तो -2 हो गया, हाँ और यहाँ पर एक 1 हो रहा है और यहाँ पे 1, तो ये भी 2 हो रहा है। तो 2 एंड -2 तो 0 हो रहा है ये वैसे। नहीं, यहाँ पे अगर जोड़ूंगा तो 2 हो रहा है, 1 हो रहा है और 1 हो रहा है। अभी उसको -2 को 2 से लेकर 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है ना। नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है, डायगोनल मैट्रिक्स पर बात हो रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स है और सम उसका 0 होना चाहिए। हाँ, मगर तो यहाँ पे सब 0 नहीं हो रहा है। आप ये देखो कि इस वाले मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री है, इसके अलावा सब 0 है। हाँ
इसमें भी अगर हम बात करें तो डायगोनल में एंट्री है, बाकी सब जीरो है। हाँ तो ये दोनों मैट्रिक्स मिलके डायगोनल हमें मैट्रिक्स देंगे। हाँ ओके, डायगोनल मैट्रिक्स देंगे, लेकिन इनके जब एलिमेंट हम अगर इनको प्लस करते हैं तो ये -1, ये -1, ये -2 हो रहा है। यहाँ पे डायगोनल में इसका जीरो है, यहाँ पे 1 है, इसका डायगोनल 1 हो रहा है। यहाँ पे 1 है और इसका जीरो है, तो ये 1 हो रहा है। तो ये दोनों मिल करके आपका डायगोनल जीरो हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो ये जो मैचिंग है वो इससे हो रही है। हाँ समझ में आया? समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे क्या करा है कि वाई एक्स एंड वाई है, एक्स प्लस वाई जीरो हो रहा है। मतलब ये चीज और ये चीज डिल के जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो ये चीज मिल के जीरो हो रहा है, हाँ और ये दोनों सेम है, वाई वाई और एक्स है, तो इसका मैचिंग इससे हो रहा है। हुआ? हाँ हुआ। ए का 2 था और बी का 3 था और सी का 1 था। यहाँ If S is a subset of R5 such that span S equal to R5, then what is the minimum number of element possible in S? ये कैसे निकालेंगे? मिनिमम नंबर तो R5 का मैक्सिमम 5 होता है। कह रहा है कि एस जो है वो सबसेट है R5 का, हम्म, सबसेट है, सब स्पेस नहीं है, हाँ सबसेट है। हाँ सच दैट स्पैन एस उसके, लेकिन उसका स्पैन जब हम कर रहे हैं तो हमें R5 मिल रहा है, ये भी बात है। समझ रहे हो? स्पैन करने से R5 मिल रहा है। R5 का मतलब कि R5 के सारे एलिमेंट, अच्छा ऐसा नहीं कि एक दो छूट जाए, सारे एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट मिलने के लिए हमें तो कम से कम 5 चाहिए ही चाहिए। हाँ जब हमें सारे एलिमेंट अगर चाहिए तो हमें तो इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, तभी तो हम सारे एलिमेंट पर पहुंच सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो 5 ही होगा आंसर। हाँ, 5 से कम रहेगा तो मतलब इसका मतलब कि या तो ऐसे हो जाएगा, फिर 1 1 होके एक एलिमेंट गायब हो जाए, तो हमें सारे नहीं मिल पाएंगे फिर ना। सारे जाने के लिए हमें सारे यूनिट चाहिए, सब में 1 चाहिए। हाँ Okay. if S is a maximal linear independent set, S2 is a minimum spanning set of vector V, then which of the following is the option is true? V S1 S1 minus V is linearly independent. S1 is a maximum linear minus V. S1 था मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, तो अगर मैं S1 से V को हटा दे रहा हूँ तो लीनियर इंडिपेंडेंट ही बच रहा है। हाँ, जो अगर 5 हमारे पास इंडिपेंडेंट आइटम हैं उसमें से एक हटा दोगे तो भी तो 4 इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट थोड़ी हो जाएंगे। हाँ, फॉर S V S1 S2 minus V is a spanning set of V. S1 is a maximum linear independent set. S2 is a minimum spanning set. S1 और S2 से मैं अगर V को हटा दूं तो स्पैनिंग सेट ऑफ V रहेगा। ये भी सही है लग रहा है मुझे, किंतु क्योंकि S2 ऑलरेडी मिनिमम स्पैनिंग सेट है। मतलब मिनिमम स्पैनिंग है तो उतना चाहिए ही चाहिए। हाँ हाँ, तो उसमें से अगर आप कोई चीज हटा दोगे तो वो स्पैनिंग होगा? अच्छा नहीं नहीं होगा। मिनिमम है ना। हाँ हाँ, फॉर फॉर एनी V is element V S1 S2
यूनियन V इज ए लिनियरली डिपेंडेंट S1 S2। अगर मैं V के साथ ये करूं तो वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। यूनियन करो V के पहले साथ। इसका मतलब समझो, हमारा वेक्टर v जो है हाँ वो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस v का, हाँ लेकिन v का नहीं है, v माइनस S1 का है। मतलब S1 हमने निकाल दिया v में से, हाँ तो v में जो बच रहा है उसका पार्ट है v। v इज द नॉट द पार्ट ऑफ S1। हाँ और उस v को हम अगर S1 के साथ यूनियन कर दें हाँ तो ये डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा, क्यों? क्योंकि V1 V के अंदर तो S1 है ही नहीं, जो उसके अंदर नहीं है तो उसमें वो कैसे डिपेंडेंट होगा। देखो इस चीज का मतलब ये समझो कि ये वेक्टर स्पेस v है जिसमें सारा सब कुछ है, हाँ और S हमारा है कोई इसका पार्ट है जिसमें हमारा 1 2 3 समथिंग है। हाँ और हम जब बात कर रहे हैं वेक्टर स्पेस v का, मतलब कि ये जो v जो होगा वो v का में से वो पार्ट होगा जो इसमें नहीं है। 1 2 3 इसमें, तो इस v में हो सकता है 4 हो 5 हो समथिंग, हाँ वो इसमें नहीं है। हाँ तो हम इस और इसको जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ दें, मतलब यूनियन कर दें, तो डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा? ये दोनों का तो इंडिविजुअली कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें से एलिमेंट अलग है, इसमें एलिमेंट अलग है, बट ओनली रिलेशन है ये दोनों सेम वेक्टर स्पेस की पार्ट है। आप ये देखो समझो फिर, S1 जो हमारा है मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट है, हाँ मतलब कि S1 में जो एलिमेंट जितने हैं वो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट है। मतलब इसके बाद अगर हम उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करते हैं तो डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ हाँ, तो इन दैट केस S1 के साथ अगर मैं यूनियन ले रहा हूँ तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, डिपेंडेंट कहने का मतलब ये हो गया कि S2 में हमारे जो भी कई वेक्टर्स हो सकते हैं, 2-3 वेक्टर हैं, ये सब इंडिपेंडेंट हैं। अब हम चौथा अगर कुछ रखते हैं तो उस चौथे को हम इन तीनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ समझ गए? हाँ। ओके। For any V is element of V, S2 union V is a spanning set of V। S2 था मेरा मिनिमल स्पैनिंग सेट, मिनिमल स्पैनिंग सेट के साथ मैं जोड़ रहा हूँ V, तो वो भी स्पैनिंग सेट ऑफ V। हाँ रहेगा, ये राइट है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है? सही है। Consider the following subset of R2 with usual addition, scalar multiplication as in R2. V1 equal to x0, x is the element of R. V2 0 y, y is the element of R. Which of the following statements are correct? Both V1 and V2 are subspace of R2. नहीं. V1 intersection V2 is a subset of R2. When we एक एक ऑप्शन की बात करो। पहला ऑप्शन को क्या बोला? both V1 and V2 are subspace of R2. V1 and V सब स्पेस के लिए क्या बोल चेक करते हैं? जीरो एलिमेंट है क्या, जीरो वेक्टर है क्या? हाँ, तो वो है। जीरो वेक्टर यहाँ पे तो बोलो 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 बोलो, कुछ बोलो। हाँ, V1 से अगर मैं जीरो 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 तो नहीं होगा ना, हमेशा एक्स ही रहेगा। एक्स क्या है आपका? वेरिएबल है, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, तो इसमें अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ इन दैट केस होगा। और ये जीरो,
अगर आप इसको विजुलाइज करो तो ये R2 का मतलब कि आप ग्राफ है, तो x कामा 0 मतलब का x एक्सिस है या y एक्सिस है, हाँ तो उस पर 0 0 तो होता ही है ना, ओरिजिन तो हाँ होगा ही हाँ। दोनों में। V intersection V2 is a subspace of R2। अगर V and V2 सबस्पेस है तो इंटरसेक्शन भी सबसे सबस्पेस होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा 0 कामा 0। हाँ, V1 V2 is a subspace of R2। both V1 V2 are subspace of R2 तो यूनियन भी सबस्पेस होगा। V1 is a subspace of R2 but V2 is not। ये गलत होगा क्योंकि V2 is a subspace of R2 then V1 is not, ये भी गलत होगा। 1 0 is the basis of V1। 1 0 basis of V1। 0 1 is the basis of V2। हाँ ठीक है। 1 0 0 1 V1 इंटरसेक्शन हो रहा है both यूनियन V1। वाला गलत है, हाँ यूनियन जो है सब स्पेस नहीं है। ओके। कैसे बताओ? V1 सबस्पेस है V2 सबस्पेस है। हम्म अगर मैं जब यूनियन कर रहा हूँ हम्म तो दोनों का कॉमन भी आ रहा है और सेपरेटली पोर्शन भी आ रहा है शायद इसलिए। नहीं, सब स्पेस के लिए आपको वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाँ। ठीक है। हम्म, ओके, तो इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि नहीं है यूनियन में? जीरो वेक्टर। जीरो एक वेक्टर, जीरो वेक्टर भी हो सकता है ना क्योंकि V1 के अंदर भी जीरो वेक्टर हो सकता है। हाँ, V2 के जब अंदर इंटरसेक्शन में जीरो वेक्टर है तो यूनियन में तो होगा ही होगा, वो बात नहीं है। और सोचो और। समझ में नहीं आ रहा है समझ। आ, क्योंकि मुझे लग रहा था V1 अगर सबस्पेस है V2 सबस्पेस है हम्म, दोनों को मिला रहा हो तो मुझे सबस्पेस होना ही चाहिए। नहीं, सब स्पेस होना चाहिए बट और भी प्रॉपर्टीज होती है ना। आप देखो क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, हाँ तो इसके जब यूनियन आप करोगे तो आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ही मिलेगा, बीच की चीजें नहीं मिलेंगी आपको। आपको ये एक प्योर ये एक्स एक्सिस है, ये आपको प्योर वाई एक्सिस है, तो ये सब स्पेस है कि नहीं? सब स्पेस के लिए आपको कई चीजें चेक करनी होती है ना। हाँ सब स्पेस के लिए आपको वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो क्या इसमें वो है, क्या बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, इनवर्स वाला जो होता है कि यू प्लस यू प्राइम इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, हमें दोनों को जोड़ करके जीरो वेक्टर मिल जाए। एडिटिव इनवर्स, हाँ एडिटिव इनवर्स है। एक्स कामा जीरो में आप क्या जोड़ोगे कि आपको यूनियन में से कि जीरो कामा जीरो मिल जाए, तो दूसरा वाला तो आपका जीरो कामा वाई है, तो इन दोनों से आपको जीरो कामा जीरो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। एडिटिव यूनिवर्स क्या चाहिए? एडिटिव यूनिवर्स इसका क्या होगा, इसका माइनस एक्स कामा जीरो होगा। एडिटिव एडिटिव यूनिवर्स इसका माइनस एक्स कामा जीरो होगा। हाँ हाँ, तो यूनियन वाला गलत होगा। और थोड़ा सा इसमें और कुछ सोचो। हाँ, गलत तो है बट इसमें बट और रीजन, सॉलिड रीजन, देयर शुड बी सॉलिड रीजन, यूनियन वाला नहीं है इसमें। इंटरसेक्शन जो है सब स्पेस है बट यूनियन सब स्पेस नहीं है, तो वाई यूनियन इज नॉट सब स्पेस, देयर शुड बी सम सॉलिड रीजन। एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन
मतलब मुझे लग रहा था जिस शायद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो रूल्स है ये, अगर मैं ये करता हूँ मतलब यूनियन करता हूँ तो वो वैलिड नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, यूनियन करने का मतलब इसमें आपको जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट मिल रहे हैं सारे, एक एक्स एक्सिस हाँ के मिल रहा है, एक वाई एक्सिस के मिल रहा है। तो इसमें ऐसी कौन सी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी जो फुलफिल नहीं हो रही है? वेक्टर स्पेस के नॉन 9 एक्सियोम्स हमने पढ़े थे ना। एक तो हाँ, जीरो जीरो क्लोज्ड वेक्टर वाला। क्लोज्ड अंडर एडिशन होना चाहिए। हाँ तो जिसे क्लोज अंडर एडिशन हम करते हैं तो इसको दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या हाँ मिलेगा? 3,4 मिला। 3, हाँ 0 एंड 0,4, इसको हाँ हमने जोड़ा, 3,4 मिला। हाँ। लेकिन 3,4 क्या इसमें है यूनियन में? नहीं है। ये तो हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिल रहा है ना। हाँ 3,4 तो समथिंग बीच में आएगा, हाँ तो वो इस वेक्टर स्पेस में नहीं आएगा हाँ। यूनियन में। जो बिल्कुल यून समझा। नहीं नहीं, अभी आप नहीं समझे, इसको थोड़ा सा डीप है। डीप इन द सेंस ये है कि आपको जो प्योर आपका जो एरिया है वो ये है, सीधी लाइन एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली। हाँ आपका यूनियन का मतलब ये चीज हो गया। यूनियन का मतलब ये जो ग्राफ है वो है, इन दोनों का यूनियन का मतलब ये है ग्राफ। हाँ ठीक है। तो अभी आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है प्लस का जो साइन है, ये R2 का सब स्पेस है कि नहीं है? R2 का सस्पेंस नहीं है। नहीं है, क्योंकि R2 में हमारा x कामा 0 तो है R2 में, हाँ y कामा 0 भी R2 में है, हाँ। लेकिन x कामा y नहीं है ना, नहीं नहीं है। क्योंकि x कामा y इस फिगर में नहीं आ रहा। हाँ हमें हमें इस फिगर में सिर्फ ये लाइन और ये लाइन मिल रही, हाँ तो इसलिए यूनियन वाला पार्ट जो है वो सब स्पेस नहीं है। यूनियन सब स्पेस नहीं है। एक्स ये जो यूनियन है इतना, ये सब स्पेस हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है। हाँ। हम अगर दोनों वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो वो जो है इस हमारे यूनियन वाले पार्ट से बाहर चला जा रहा है, वो समथिंग यहाँ आ जा रहा है। हाँ ठीक है। क्लियर है कि अभी कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है क्लियर है। ये नहीं होगा यहाँ पे आप Consider the following subset R2 is the usual addition and scalar multiplication as in R2. V1 x0 x is the element of R. V2 2x0. Which of the following is the correct option? Both V1 and V2 are subspace of R2. V1 intersection V2 is a subspace of R2. V1 intersection V2 is subspace of R2. अच्छा हाँ, पहले देखो both V1 and V2 are subspace of R2. Consider the following subspace of R2. अगर सबस्पेस के लिए 0 0 चाहिए, देखना पड़ेगा। मुझे लगता है पहला ऑप्शन सही होगा। सब स्पेसेस ऑफ R2। हाँ पहली बात के एक चीज मैं बोलूंगा, मुझे ना थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, मतलब तो थोड़ा मुझे, नहीं तो क्या हो रहा है मैं भूल जा रहा हूँ। आप मुझे बताए हो तो उसका कुछ ये नहीं है, मगर मुझे एक बार मुझे लग रहा है वीडियो देखना पड़ेगा। मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव वही है, क्योंकि आप ओके। भी पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, तो मुझे लग रहा है ये, क्योंकि तो मतलब अभी आप चाह रहे हो कि आप थोड़ा सा देख लो, फिर कल हम सुबह डिस्कस करें। हाँ 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 चलो तो मैं इस वाले को कवर कर लेते हैं, इसमें जो हाँ क्वेश्चंस हैं उसके बाद आप देखना। तो इस हाँ वाले को कवर कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर V1 एंड V2 जो है सब स्पेस ऑफ R2। तो अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन याद होगा तो उसमें x का वामा 0 और y का 0 कमा y था, हाँ तो वो दोनों अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पर x कमा 0 2x कमा 0 ये दोनों डिपेंडेंट हैं, हाँ दोनों सेम चीजें हैं। हाँ तो अगर x कमा 0 अगर सब स्पेस है तो 2x कमा 0 भी सब स्पेस होगा। हाँ ठीक है। अब आता बात इंटरसेक्शन सब स्पेस है कि नहीं। हाँ तो होगा।
इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस आ रहा है, हाँ ओनली एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस को अगर हम जो भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वो उसी एक्स एक्सिस पर रहेगा, हाँ वो तो कहीं जाएगा नहीं उससे बाहर, नहीं तो वो हमें मिल जाएगा। यूनियन की बात करेंगे तो भी हमें एक्स एक्सिस ही मिलेगा, हाँ तो यहाँ ये भी से हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस से बाहर नहीं जा रहा ना। हाँ तो और V1 इज ए सब स्पेस ऑफ R2 बट V2 इज नॉट, ये तो फिर गलत हो गया एंड ये भी गलत हो गया। 1,0 इज ए बेसिस ऑफ V1 एंड 1,0 इज ए बेसिस ऑफ V2। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन ये होने चाहिए और ये 5 ऑप्शन है। हाँ ओके, V be a vector space which is defined as follows: x plus z is equal to y plus w and is subset of R4 with usual addition is correct, which of the following set forms a basis of V। तो X plus Z into Y plus W। पहले तो ये प्रॉपर्टी से ही चेक कर लो कौन सा इसमें फिट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। x प्लस जेड एंड वाई प्लस डब्ल्यू, तो इस ये तो को x प्लस जेड क्या हो गया 1 हो गया, y प्लस जेड तो ये तो नहीं होगा। हाँ यहाँ पर देखोगे तो ये सही है एंड x प्लस जेड एंड वाई प्लस डब्ल्यू, तो ये सही है। x प्लस जेड एंड वाई प्लस डब्ल्यू ये नहीं है, ये 1 हो रहा है और यहाँ पर -1 हो रहा है। x प्लस जेड 1 हो रहा है, y प्लस डब्ल्यू -1 हो रहा है ना, तो ये नहीं होगा। नहीं नहीं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू लास्ट में है और वाई जेड है, ठीक है। तो एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड, एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड, एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड नहीं हो रहा है ये। यहाँ पे एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड ये भी नहीं हो रहा, और यहाँ पे एक्स डब्ल्यू वाई जेड, एक्स डब्ल्यू एक्स जेड प्लस वाई डब्ल्यू है। अरे फिर अब गड़बड़ हो रहा है, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस डब्ल्यू, तो एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस डब्ल्यू, हाँ ये हो रहा है ना। एक्स प्लस जेड 0 हो रहा है, वाई प्लस डब्ल्यू 0 हो रहा है। हाँ यहाँ पे एक्स प्लस जेड -1 हो रहा है एंड वाई प्लस डब्ल्यू 1 हो रहा है, ये नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस जेड यानी 0 एंड वाई प्लस डब्ल्यू 0, ये 1 और ये 1 और ये 1 और ये 1, तो ये ऑप्शन हो रहा है। और x प्लस जेड एंड वाई प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस डब्ल्यू ये भी हो रहा है, तो ये दोनों तो इसको फिट कर रहे हैं। हाँ सेट फॉर्म से बेसिस ऑफ डब्ल्यू। अब बेसिस के लिए क्या करना होगा, बेसिस के लिए हमें कि अगर 3 वेक्टर है तीनों में मिलना चाहिए हमें लीडिंग एंट्री, तो लीडिंग एंट्री के लिए आप इसको लिख के चेक करना पड़ेगा 1 0 -1 0 और 1 1 0 0 एंड 1 0 0 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें से माइनस कर दो तो ये 0 हो गया, ये 1 होगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसमें से हम इसको माइनस किए, देन आप इसको माइनस कर दो इसमें से, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो ठीक है, तीनों लिखने मिल रहा है। अभी कहाँ मिला, अभी तो आपको इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1 एंड इसको इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। अब मिला है तीनों, तो ये बेसिस है। लाइकवाइज इसको भी चेक कर लो। ये आपका है 1 1 0 0 0 1 1 0 0 -1 0 1। तो इस वाले को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो गया और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो जाए और ये 1 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब मिल गई। हाँ
तीनों तो ये भी बेसिस है, तो ये लास्ट के दोनों हैं। Which of the following set is a form of basis of a vector space 2 plus 2 with a lower triangular real matrix with usual matrix addition, a scalar matrix, more than one option may be correct. Okay. तो अगर मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मेरा ऊपर में वैल्यू रहेगा, नीचे सारे जीरो होगा। हाँ, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिज़ाइन होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो इसमें हमें इसका जो है हमें बेसिस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 0 0 0 0, एक में एक 1 होगा, दूसरे में दूसरा 1 रखो और तीसरे में तीसरा 1 रखो। ये तीन हमका इस तरह का स्टैंडर्ड बेसिस इसका ये होगा, इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोलेंगे। तो इसमें देखो तो ये वाला चीज़ है ना, 1 एक यहाँ मिल गया, स्टैंडर्ड बेसिस है। यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, फिर भी देख सकते हैं कि बेसिस है या नहीं। तो ये 1 0 है, 1 0 है, तो इसमें अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें ये तो 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पे एक 1 है, ये वाला एक 1 यहाँ पे मिल गया, और इसमें जो है आपके 2 1 है, यहाँ और यहाँ है, और हमें 3 1 चाहिए। एक चाहिए हमें नीचे का, तो नीचे का मिल गया और ये मिल गया। तो आपका जो है ये कह रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट फॉर ए बेसिस। तो बेसिस में जो है हमें 3 चाहिए। तो ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो यहाँ वाला है और इसके साथ एक कंबाइन हो गया, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमें ये वाला 1 मिल जाएगा। इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस कर दो, हमें यहाँ वाला 1 मिल जाए ना। समझ आया कि नहीं? मैं एक बार देख लूँ पूरा वीडियो, और आप जो बोल रहे हो उसको एक बार मैं खुद कर लूंगा ना, तो हाथ से करूंगा तो मुझे ज्यादा याद रहता है। चलो ठीक है, ठीक।